नमस्कार। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपके अपने शो में, जिसका नाम है नमस्ते यूपी। सूचना और शिक्षा से भरा ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 पर, और इसका पुनः प्रसारण भी हम आपको दिखाते हैं रात्रि 8 बजे। और दर्शकों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि अगर किसी कार्य की शुरुआत अच्छे विचारों के साथ की जाती है तो उस कार्य में हमें अवश्य ही सफलता मिलती है। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी हम एक सुविचार के साथ करते हैं और जानते हैं क्या है हमारा आज का सुविचार। शिक्षा, कर्म एवं लक्ष्य की सफलता के लिए जब इंसान जागरूक, एकाग्रचित एवं उत्साह के साथ प्रयत्न करता है तो सफल भी अवश्य होता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर हम उस कार्य में मन लगाकर उत्साह के साथ उस कार्य को करते हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति भी हमें अवश्य होती है। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी हम उत्साह के साथ मन लगाकर करते हैं और जानते हैं क्या है हमारा आज का मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, सेवा योजन कार्यालयों द्वारा बेरोजगार अभ्यर्थियों और नियोजकों का एक ही स्थान पर आमंत्रण करना ही रोजगार मेला कहलाता है। इसमें नियोजक अपनी आवश्यकता अनुसार अभ्यर्थियों का चयन करते हैं और अभ्यर्थी भी अपनी इच्छा अनुसार कंपनियों का चयन कर सकते हैं। और इसी विषय पर अधिक चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कौशल विकास मिशन से असिस्टेंट डायरेक्टर राजीव कुमार यादव जी को। राजीव जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि आज का हमारा मुद्दा है रोजगार मेलों की प्रासंगिकता, इसको आप हमारे दर्शकों को पहले तो विस्तृत रूप में समझाइए, है क्या? देखिए, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। पहले विभाग जो है, जो भी एम्प्लॉयर्स की डिमांड हुआ करती थी या नियोजक की जो मांग हुआ करती थी, उसके सापेक्ष एक लिस्ट जो है उनको भेज दिया करता था और फिर वो एम्प्लॉयर सीधा उनको अभ्यर्थियों को बुलाया करता था। धीरे धीरे ये व्यवस्था थोड़ी सी जो है डिस्टर्ब हुई, तो विभाग ने एक नई अवधारणा लाई रोजगार मेलों की। उसका तात्पर्य ये था कि हम एम्प्लॉयर्स को भी, जिसकी भी डिमांड है, जिस भी लेवल की डिमांड है, उसको हम अपने यहाँ आमंत्रित करते थे। उसकी मांग के अनुसार हम अपने पोर्टल पे, या जब स्टार्टिंग में उस समय हमारा पोर्टल नहीं हुआ करता था तो हम उसको पेपर में पब्लिश करते थे, ताकि उस योग्यता के लड़के या उस क्षेत्र में रोजगार चाहने वाले लड़के हमारे कार्यालय में आकर उसमें प्रतिभाग करें। ये आकार धीरे 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 बढ़ता गया। शुरू में एक कंपनी आया करती थी, फिर 2 जुड़ी, फिर ये पहले वो मेला था, फिर मेलों में कन्वर्ट हुआ। जब ज़्यादा नंबर कंपनियां आने लगी तो फिर मेलों में कन्वर्ट हुआ। स्थिति यहाँ तक आ गई कि इंडस्ट्री में इस चीज़ की जो है बड़ा अप्रिशिएशन मिला और काफ़ी संख्या में जो है रोजगार मेले में जो है एम्प्लॉयर्स आने लगे और अभ्यर्थियों में भी उसी हिसाब से रुचि मिली, क्योंकि उनको भी एक ही जगह आके रोजगार मिलने लगा। तो फिर हम लोगों ने इसका थोड़ा सा और चेंज किया कि हमारे पास स्पेस कम पड़ने लगा, तो हम बाहर इंजीनियरिंग कॉलेज या इंटर कॉलेज, बाहर की वेन्यूज़ को इस्तेमाल करने लगे। रोजगार मेला इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट कि एक ही जगह एम्प्लॉयर को भी अपनी आवश्यकता चॉइस के हिसाब से लड़के मिल जा रहे हैं और अभ्यर्थियों को भी कई कंपनियां, उसके पास चॉइस है, मल्टीपल चॉइस है कि वो ए कंपनी में जाना चाहता है, बी में जाना चाहता है। वो ये देखता है कि कहाँ सैलरी ज़्यादा मिल रही है या जहाँ पर वो रह रहा है उसके नज़दीक कितने, तो उसको अलग अलग तरीके से चॉइस मिल जाती है। फिर वो उस हिसाब से अपना इंटरव्यू देता है। जी सर, बहुत अच्छी आपने बात बताई। लेकिन सर, ये रोजगार मेले की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैंने बताया, रोजगार मिलने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हमारा बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, लोगों की मांग बढ़ी, लेकिन एम्प्लॉयर्स को नहीं मालूम था कि हमें बच्चे बल्क में कहाँ मिल जाएंगे और अभ्यर्थी को नहीं मालूम था कि हम एम्प्लॉयर हमें कहाँ मिलेगा या हमें किस इंडस्ट्री में जाना है। इस चीज़ को विभाग ने बड़ी शिद्दत से महसूस किया और फिर उन्होंने
इस कॉन्सेप्ट को ही डेवलप किया कि वो अपने यहाँ ही बुलाने लगे, दोनों ही पक्ष आने लगा। और प्लेटफॉर्म जो हम पहले अलग अलग दिया करते थे कि हमने लिस्ट दे दी और उन्होंने कहते हैं कि बुला लिया, अपने यहाँ इंटरव्यू किया, अगर पूरे नहीं पड़े तो उन्होंने फिर हमको रिक्वेस्ट किया, हमने और बच्चे भेजे, तो वो चीज़ हमारी कट हो गई। अब पहले हम नंबर्स के हिसाब से भेजते थे कि अगर 5 वैकेंसी है तो हमें कितने नंबर उनको लिस्ट में भेजने हैं। अब ये है कि उसके पास लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, कि वो 10 बच्चे भी आ सकते हैं, 100 भी आ सकते हैं, उनका वो इंटरव्यू लेता है। तो उसके पास भी वाइड चॉइस हो गई कि वो किसका सिलेक्शन करेगा। अभी उसके पास लिमिट हो जाया करती थी पहले, अब उसके पास चॉइस है। उसी तरह से चॉइस कैंडिडेट्स के पास भी है। जी, जैसे कि हम यूपी की बात कर रहे हैं सर, तो यूपी में कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं? यूपी में देखिए, रोजगार मेलों में प्रदेश और प्रदेश के बाहर की सारी कंपनियां, कोई भी कंपनी जिसको अपने लिए अभ्यर्थी चाहिए वो पार्टिसिपेट कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में और कौशल विकास मिशन में हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को, लाइक TCS है, HCL है, विप्रो है, महिंद्रा है, टाटा है, इन सब को जोड़ा है, जिससे कि लोगों को अपॉर्चुनिटी अच्छी मिले और इंडस्ट्रीज़ को बच्चे अच्छे मिल जाएं। जी, तो ये जो पोर्टल है इस पर रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जा सकता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन? अब देखिए, पहले 2009-10 के पहले जो है ऑफलाइन व्यवस्था थी पूरी, और फिर इसके बाद पोर्टल हमारा तैयार हुआ और अब हम लोग ने सारी व्यवस्था ऑनलाइन कर दी है। ये 24/7/365 है, कभी भी लड़का अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो क्या प्रक्रिया क्या होती है ऑनलाइन में? बहुत सिंपल है जी। आज हम डिजिटल एरा में जी रहे हैं, हर बच्चा हाईटेक हो चुका है, हर बच्चे के हाथ में एक मोबाइल है, तो वो मोबाइल से भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है और साइबर कैफ़े पे भी जाके कर सकता है, अपने घर पर भी बैठ के कर सकता है। सिंपली उसको पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे उसका लॉगिन का एक ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ से वो न्यू यूज़र के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा। रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले ऑप्शन आएगा जॉब सीकर, तो वो जॉब सीकर के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराएगा, अपना आईडी और पासवर्ड वो बना लेगा। आईडी पासवर्ड बन जाएगा तो उससे प्राइमरी इन्फॉर्मेशन ली जाती है। उसके बाद फिर वो लॉगिन करके, नेक्स्ट स्टेप लॉगिन करके फिर जाएगा, वो अपना पूरा प्रोफाइल भरेगा। अब यहाँ पर बच्चे को ध्यान ये देना चाहिए कि जो कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसमें एक एक स्टेप बारी बारी से पूछा गया है, तो वो हर स्टेप को फॉलो करे। ऐसा ना हो कि अगर पूछा गया कि शिक्षा का स्तर, तो वो हाई एंड लिख दे। अगर वो हाई एंड सिर्फ लिख के छोड़ देगा, तो मान लीजिए कि आपने पोस्ट ग्रेजुएट लिख के छोड़ दिया है, हाई एंड लिख दिया, लेकिन आपने हाई स्कूल इंटर BA किया तभी तो पोस्ट ग्रेजुएट किया। अब आपने हाई स्कूल इंटर या पोस्ट ग्रेजुएट नहीं भरा हुआ है, तो उससे रिलेटेड जो वैकेंसी हैं वो आपको फिर विजिबल नहीं होंगी, फिर आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो बड़े सावधानी से सूक्ष्मतापूर्वक देखते हुए हर चीज़ को, एक एक चीज़ को भरें। एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस जितना भी है उसको आप प्रॉपरली भरें। तो हर चीज़ अगर आप प्रॉपरली भरेंगे, आपसे पूछा जाएगा प्रदेश के बाहर नौकरी करना चाहते हैं या प्रदेश में करना चाहते हैं या सिर्फ अपने ज़िले में, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको बड़ी सूक्ष्मता से पढ़ें, ध्यान से भरें। अपडेट करने का भी अरेंजमेंट उसमें है, व्यवस्था दी गई है कि जब भी आप कोई और नई एजुकेशन या नई क्वालिफिकेशन आप एक्वायर करते हैं तो आप उसमें अपडेट कर सकते हैं। जी, तो अभ्यर्थियों की सर एज लिमिट कुछ होती होगी? नहीं, रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम 14 है, अपर एज लिमिट नहीं है, लेकिन चूंकि कंपनियों की डिमांड, जो भी कंपनियां आती हैं उनकी डिमांड ज़्यादातर 35-40 तक की होती है, तो यूजुअली लोग वहीं तक के लोग अप्लाई करते हैं। जी, पंजीकरण के लिए क्या कोई शुल्क भी देय होता है? नहीं, सिवोजन विभाग जो है पूरी तरह से सोशल वर्क करता है। अच्छा। और विभाग या कोई भी शुल्क इस विषय पर नहीं लेता है। तो सर आप कौशल विकास मिशन से हैं, तो आपका विभाग क्या कार्य करता है इस क्षेत्र में? कौशल विकास विभाग जो है अभ्यर्थियों में कौशल का विकास करता है। इसमें हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कि टारगेट देते हैं, जिस क्षेत्र में वो ट्रेनिंग कराना चाहते हैं। जो भी अभ्यर्थी है वो अगर किसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग में जाना चाहता है तो छोटे छोटे मॉड्यूल हैं, स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग एक तरह से कहिए। अगर आप ITI कर रहे हैं तो एक बड़ा ऑप्शन लेके चल रहे हैं, लेकिन आप अगर कौशल विकास में जा रहे हैं तो आप एक पर्टिकुलर ऑप्शन, एकदम स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मोटर मैकेनिक ही है तो उनके ITI में मोटर मैकेनिक ट्रेड है, लेकिन हमारे यहाँ कार्बोरेटर के लिए या एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड वर्क के लिए ट्रेंड किया जाता है, तो आप और ज़्यादा स्पेसिफाइड हो जाते हैं। अब इसमें 2 मोड है, एक तो STT है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है, दूसरा एक RPL है। तो RPL इज़ अ रिक्वायर्ड प्रायर लर्निंग है। इसमें उन लोगों को कहते हैं कि
ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है या वही लोग कर सकते हैं जो ऑलरेडी ट्रेंड हैं। हिंदुस्तान में जो है बहुत से लोग हैं जो बचपन से ही वो काम करना शुरू कर देते हैं और वो बहुत मास्टर लोग होते हैं, लेकिन उनका कहीं सर्टिफिकेशन नहीं होता है। तो कौशल विकास मिशन उनका आरपीएल के थ्रू सर्टिफिकेशन करके उनको सर्टिफाइड कर देता है कि दे आर, ये अभ्यर्थी जो हैं या ये जो भी कैंडिडेट है ये ट्रेंड बंदा है। अगर वो अनट्रेंड होता है तो आप उसको ट्रेन करा देते हैं। अनट्रेंड है तो हमारे एसटीटी के अंदर वो जो है कि जिस भी मॉड्यूल में या जिस जॉब रोल में वो अपना ट्रेनिंग ले रहा है उसमें ट्रेनिंग करके और फिर वो जॉब पा सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है और जॉब भी कर सकता है। और अगर कोई ट्रेंड आ रहा है तो वो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, तो ये जो जॉब फेयर लगता है वो कहाँ पर लगता है? जॉब फेयर ऑल ओवर यूपी संयोजन विभाग और कौशल विकास मिशन संयुक्त रूप से इस समय लगा रहे हैं ताकि जो पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी वो भी पार्टिसिपेट कर सकें और जो कौशल विकास मिशन में से के माध्यम से जो ट्रेंड लोग हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो एक वाइड रेंज को हम लोग ने उसमें कैटर करने की कोशिश की है कि सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। अच्छा सर, तो ये जो जॉब फेयर लगता है इसका कोई समय होता है? नहीं, कोई ऐसा समय नहीं है। बेसिकली कहते हैं कि दो तरीके से हम लोग इस पर करते हैं कि किसी स्पेसिफिक डे पर या किसी स्पेसिफिक इवेंट के जब करना है तो फिर हम उसको करते हैं, या विभाग तय करता है कि नहीं हम कुछ बड़े जॉब फेयर करें। अदरवाइज़ ये होता है कि अगर एम्प्लॉयर की डिमांड है कि अगर हमने जो एम्प्लॉयर ने डिमांड दी कि साहब हमें कहते हैं कि रिक्रूटमेंट करना है, तो हम फिर एक जॉब फेयर का एक वो क्रिएट कर देते हैं ऑप्शन, उसमें और लोग भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं, तो वो कभी भी किसी भी समय लग सकता है। तो सर अगर कोई कंपनी चाह रही है कि किसी अभ्यर्थी को लेना, तो वो कैसे उसको कांटेक्ट कर सकती है अगर उसका रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी? तो आपके थ्रू, आपके विभाग के थ्रू? नहीं, जॉब फेयर में कहते हैं कि देखिए पर्टिकुलर के लिए हम कभी किसी को वो नहीं करते हैं। अच्छा। जॉब फेयर होता है, कंपनी आती है, पार्टिसिपेट करते हैं अभ्यर्थी, वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी जो भी उनकी आवश्यकता है उस हिसाब से वो उसका चयन करते हैं। सर बेरोजगार जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगार अभ्यर्थी जो है वो सबसे पहले तो ये देखें कि उनकी चॉइस क्या है, वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं। वो ऑटोमोबाइल में जाना चाहते हैं, वो किस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, ये चयन उनका है। तो जब वो चयन कहते हैं कि जब वो ये चयन कर लेते हैं कि हमें किस इंडस्ट्री में जाना है या हमें किस फील्ड में काम करना है, किस लेवल पे काम करना है, तो उसी हिसाब से उनको चयन ये करना होगा कि हमारे टीपीज हैं कौशल विकास मिशन में, ट्रेनिंग पार्टनर्स जिनका कि इम्पैनलमेंट कौशल विकास मिशन ने किया हुआ है, तो वो उनसे संपर्क करेंगे। कौशल विकास मिशन के केंद्र हर ज़िले में इवन रूरल एरिया तक जो है कि खुले हुए हैं। कई सारी स्कीम्स हैं, कौशल विकास मिशन की है, PMKVY है, DDU-GKY है जो रेजिडेंशियल स्कीम है। तो वो जो भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो वहाँ पे देख लें, हमारे पोर्टल पे जाएं, वहाँ से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें कि कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं। वो भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको पूरी लिस्ट ऑफ कोर्सेज़ है, तो जब लिस्ट ऑफ कोर्सेज़ आप वहाँ देख लेंगे आपको लगेगा कि नहीं ये कोर्स हमें करना चाहिए, इसमें स्कोप अच्छा है। अगर उन्होंने कोई स्टडी इस तरह कर रखी है तो वो ये भी देख सकते हैं कि कहते हैं कि ये कोर्स कहाँ पर अवेलेबल है, उनके ज़िले में है, उनके ज़िले में रजिस्ट्रेशन करके वो कहते हैं कि ले सकते हैं। बगल के ज़िले में है, ट्रेनिंग वो कहीं भी कर सकते हैं। अच्छा। ट्रेनिंग करने के लिए कोई ऐसे लिमिट नहीं है। DDU-GKY स्कीम है, वो तो पूरी रेजिडेंशियल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको स्पॉन्सर करती है, तो वहाँ उनको सारी फैसिलिटी रहने के लिए, बोर्डिंग, लॉजिंग और ट्रेनिंग पूरी है। ट्रेनिंग के साथ साथ ट्रेनिंग पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी बच्चों ने ट्रेनिंग ली है उनको उसी सेक्टर में वो जॉब दिलवाए। अच्छा। प्लेस कराना उसकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को में सहयोग देता है कौशल विकास मिशन और सेवायोजन विभाग भी, कि जैसे जब वो ट्रेंड हो जाता है, असेसमेंट उसका, फिर असेसमेंट एजेंसी उसका असेसमेंट करती है। असेसमेंट करने के बाद उसका सर्टिफिकेशन जब हो जाता है तो फिर वो जॉब मार्केट में आने के लिए तैयार हो जाता है। अब एजेंसी प्लेसमेंट कहते हैं कि जो ट्रेनिंग पार्टनर है उसकी ये जिम्मेदारी हो जाती है और कौशल विकास मिशन भी अब उस जिम्मेदारी में अपना सहयोग देता है। इसीलिए हम रोजगार मेले का आयोजन करते हैं। अच्छा। ताकि सारे बच्चे एक साथ प्लेस्ड हो जाएं। और उस समय जब हम रोजगार मेले का आयोजन करते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर टीपी के लिए नहीं करते हैं। हमारे जितने भी ट्रेनिंग पार्टनर उस जिले में हैं या बगल के जिले में हैं,
कहीं भी हैं, जो आसपास जहाँ से वो कन्वीनियंट रहेगा उनको वहाँ तक आने के लिए, तो वो वहाँ आकर उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट में ये भी होता है कि फिर हम अगर कहते हैं डिमांड उसकी पूरी नहीं हो पाती या उसको और बच्चे चाहिए होते हैं, तो हम और जिलों में जाते हैं कि अच्छा। वो जाकर वहाँ पर जॉब फेयर करें और सभी प्रकार के जो भी अभ्यर्थी हैं किसी भी क्वालिफिकेशन के वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात बताई। और इसी के साथ दर्शकों, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, चलती रहे जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है जिन्होंने ठोकर खाया है, खुद को सताया है तपती धूप में तो कहीं सर्द रातों में खुद को जमाया है, और उन्होंने ही इतिहास रचाया है और जिंदगी में सफलता पाई है। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर चलते रहिए, चलते चलते अच्छे मुसाफिर बन जाएंगे। या तो लक्ष्य ही मिल जाएगा या तो चलने के माहिर हो जाएंगे। तो चलिए फिर से चलते हैं हम अपने मुद्दे की ओर, और आज का हमारा मुद्दा है रोजगार मेलों की प्रासंगिकता, और हम बातें कर रहे हैं राजीव कुमार यादव जी से। तो सर, चलते चलते हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के लिए 2 शब्द कहें, कुछ संदेश दें। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। अगर आप मन से हार गए तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और अगर आप मन से जीतेंगे कि नहीं मुझे ये जीत हासिल करनी है तो आप अवश्य हासिल करेंगे। इसलिए अपने इस विश्वास के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़िए, निश्चित जीत आपकी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे शुक्रिया। कार्यक्रम में आए। और दर्शकों, इसी के साथ हम इजाजत लेंगे आपसे। नमस्कार।